नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मयाली बगीचा विकास परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बगीचा और हरित विकास को बढ़ावा देना है। वहीं सीएम ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगी बल्कि ग्रामीणों को रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर भी प्रदान करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी उपस्थित रहे और परियोजना के महत्व को सराहा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए सवाल किया कि घुसपैठियों को संरक्षण कब तक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर घुसपैठियों के नाम काट रहे हैं तो ममता बनर्जी को क्यों परेशानी है। विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी अपनी सरकार को बचाने और घुसपैठियों के वोट बैंक को बनाए रखने के लिए दिल्ली जाकर विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है और देश के नियमों के उल्लंघन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दरवाजे सबके लिए खुले हैं, परंतु ममता बनर्जी ये बताए कि घुसपैठियों को संरक्षण कब तक देंगे और घुसपैठियों के नाम अगर कट रहे हैं तो ममता बनर्जी क्यों परेशान है। सिर्फ घुसपैठियों के नाम कट रहे हैं इसलिए वो इसका सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, दिल्ली जाकर विरोध कर रहे हैं। ये देश के साथ न्याय नहीं है, देश के दूसरे क्षेत्रों के साथ न्याय नहीं है। आज रायपुर में भी हम जब घुसपैठियां पकड़ते हैं तो वो बंगाल के किसी एक जिले से अपना डॉक्यूमेंट बनाकर आया होता है। तो अगर यहां भी घुसपैठिया आ रहा है तो उसका कारण बंगाल की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। अपने उस सरकार को कैसे भी बचाने के लिए, अपने उस घुसपैठिए वाले वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी ये कर रही है। सर, राहुल गांधी ने ओम बिरला जी को लेटर लिखा है और कहा गया है कि मुझे बोलने नहीं दिया गया जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। संसद की परंपराओं को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने विगत वर्षों में किया है। किसी भी विषय पर जिस पर चर्चा स्वयं चाहते थे उस विषय को संसद में लेकर आया गया तो चर्चा नहीं किए। अब चर्चा नहीं किए तो एक नया पैतरा उन्होंने सोच लिया, आपके समय से अधिक आपको बोलने दिया जाए, आपके विषय से पृथक आपको बोलने दिया जाए। मतलब आप क्या उसको कांग्रेस का कार्यालय समझ रहे हैं क्या संसद को, कि वो गांधी परिवार की प्रॉपर्टी हो जाए। भाई, भारत देश का संसद है, कानूनों से चलेगा, नियमों से चलेगा। और आप जो तय हो गया है विषय उस पर बात करेंगे, आप जो समय तय हो गया उस पर बात करेंगे, ऐसे थोड़े होता है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की पिछली 2 वर्षों की उपलब्धियां और आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं बल्कि समय पर पहचान, रोकथाम और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानव संसाधन होता है। वहीं पिछले 2 वर्षों से DHS और आपको बता दें NHS में आपको बता दें के तहत लगभग 1629 पदों पर डॉक्टर, नर्स और अन्य कैडरों की नियुक्ति की गई है, जबकि 2300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चिकित्सा विशेषज्ञों और चिकित्सकों की भर्ती हर महीने ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से की जा रही है। आज हमारे स्वास्थ्य विभाग के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया जी, हमारे कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन रितेश अग्रवाल जी, हमारे कंट्रोलर फूड एंड ड्रग्स दीपक अग्रवाल जी, हमारे MD NHM रणवीर शर्मा जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और सभी सेक्टर से आए हुए हमारे मीडिया के साथीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार, जय जोहार। जैसा कि आप सब लोग लगातार स्वास्थ्य विभाग के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक की एक्टिविटीज पर आप सबकी भी नजर रहती है और गांव से लेकर हमारे जो टर्सरी केंद्र हैं वहां तक आप सब लोगों की उपस्थिति सदैव सहयोगात्मक रहा है और जो भी आप लोगों के सुझाव हम तक प्राप्त होते हैं
उसको हम लोग सुदृढ़ करने का, सुधारने का सतत प्रयास करते हैं। आज कई प्रेस वार्ता हमारे 2 सालों के कार्यकाल में हमने स्वास्थ्य संबंधी विविध क्षेत्रों में चाहे वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हो या मेडिकल एजुकेशन हो या आयुष हो या फूड सेफ्टी के माध्यम से हम लोग प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य को संवर्धन करने का हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम जो एनएचएम के माध्यम से चलता है उन सबको भी समाहित करते हुए कुछ प्रदेश की 2 सालों की उपलब्धियां हैं। वैसे सारी उपलब्धियां आप लोगों के सामने में हैं, लेकिन प्रदेश की जनता के बीच एक सकारात्मक बात हमारी पहुंच सके इसलिए आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मैं पुनः आप लोगों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारा जिस प्रकार से प्रदेश में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं 2 साल पहले जिस स्थिति में हमको मिला और उस स्थिति में शुरुआत में हमारे चाहे वो बड़ा संस्थान मेकाहारा हो या गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर हमारे जिला हॉस्पिटल या पीएचसी या सीएचसी हो, हम देखेंगे कि लोगों का विश्वास पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की जो प्रणाली है, इलाज की व्यवस्था है, उससे कोसों दूर नजर आ रहा था। हमने प्रारंभिक चरण में लोगों का विश्वास अर्जित करने का काम किया। हॉस्पिटलों में अच्छी दवाइयां, डॉक्टरों की स्थापना, गुणवत्ता युक्त दवाइयां उपलब्ध कराना, इस प्रकार से लगातार 2 सालों के मेहनत में मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि पूरे प्रदेश में हमारी नीचे की इकाई जो मितानिन है, उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को जो हमारे भारत सरकार की भी जो गाइडलाइन है और राज्य की जो स्वास्थ्य विभाग की जो मानक है उसको पूरा करने में मितानिनों के एक बड़ा योगदान के साथ नीचे में जो हमारे प्रमुख अभियान चलते हैं जैसे टीबी मुक्त भारत अभियान, सिकल सेल की जांच, मलेरिया उन्मूलन, ऐसे तमाम बीमारियों के लिए आपने देखा भी होगा कि जब बीजापुर में 2 साल पहले जब शुरुआत में ही सरकार के कुछ ही दिन हुए थे, मलेरिया का प्रकोप पूरी तरह से हुआ, उसमें कई लोगों की मौतें भी हुई। उस समय हमारी मितानिन बहनों ने उफनते हुए नदी में नाव से पार होकर दूसरे गांव के लोगों को वनांचल क्षेत्र में जाकर उन्होंने उनका ब्लड कलेक्ट करके मलेरिया से बचाने का काम भी किया। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे तो किसी भी हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र का मानक केवल रायपुर नहीं हो सकता है। अगर हमको उसको आंकना है तो या तो हम बस्तर या सरगुजा जैसे उन सुदूर अंचल के क्षेत्रों को लें जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कल्पना भी साधारणता नहीं कर सकते हैं। उन्हीं में मैं 2 उदाहरण बताना चाहूंगा कि एक चिंता गुफा जो बस्तर क्षेत्र में है, जहां नक्सलियों का जमावड़ा सदैव होता था, सदैव नक्सलवादी घटनाएं वहां होती रहती थी। उस चिंता गुफा को भी हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र एनक्वास प्रमाण पत्र मिला। उसी प्रकार से मैं बात करूं तो जो नक्सलियों का कमांडर के रूप में माने जाने वाला हिडमा, उसका गांव है पुअर्ती। उस गांव में भी हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किया है और अब जल्द ही उसका निर्माण करके हम उसको चालू करेंगे। इसी प्रकार से मैं बात करना चाहूं हमारे टर्सरी केंद्रों का, तो उसमें मेकाहारा, आप सब लोगों से कोई छुपा नहीं है कि मेकाहारा में किस प्रकार से लोगों का भाव बना हुआ था। लोग वहां जाते नहीं थे, जितनी बेड है वो खाली होती रहती थी। ओपीडी 1000, 1200, 1500 होता था। अभी की स्थिति में हमारे 2700 से 3000 की ओपीडी प्रतिदिन है मेकाहारा का। इसी प्रकार से आईपीडी की बात करूं तो आप सब लोगों ने देखा है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी हमें निर्देशित किया था, एक बेड में 2 लोग सो रहे थे, 2 मरीजों को रखना पड़ा था। उसका कारण है कि इमरजेंसी में बेड की उपलब्धता नहीं होने की वजह से हमको ऐसा करना पड़ा। अभी 700 की जगह में हमारे 1300 साढ़े 1300 मरीज मेकाहारा में भर्ती रहते हैं। लेकिन हम शांत नहीं बैठे,
कि यदि मरीजों के लिए जगह नहीं है तो केवल हम एक बेड में 2 मरीज रखें, ऐसी कोई मंशा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने उसके लिए 232 करोड़ रुपए जारी भी किया है। 700 बेड का टेंडर प्रक्रिया भी चल रहा है। हमारे जो केवल रायपुर में केंद्रित जो इलाज की व्यवस्था है, सुपर स्पेशलिटी केवल डीकेएस एक हमारे सरकार का हुआ करता था। हमने उसको विकेंद्रीकरण करते हुए जन घोषणा पत्र के अनुरूप सभी संभाग में एक एम्स की तरह हम सिम्स की स्थापना करेंगे। उस वादा को पूरा करते हुए बिलासपुर में हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू हो चुका है। जगदलपुर में हम इस महीने ही चालू करने वाले हैं और अंबिकापुर का भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्वीकृत है। इस प्रकार से जो स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण है, हम हर दिशा में करने का प्रयास किए हैं। 17 ऐसे जिले हैं जहां पे सीटी स्कैन की सुविधा नहीं थी। इन 2 सालों में हमने 17 सीटी स्कैन मशीन स्वीकृत करने के साथ साथ एक एमआरआई जो जिला हॉस्पिटल बलौदा बाजार के लिए हमने स्वीकृत किया है। कुछ स्थापित हो चुके हैं, कुछ की टेंडर प्रक्रिया चालू है और जल्द ही ये सीटी और एमआरआई लगभग सभी जिलों को हम सौगात दिए हैं। इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज की बात मैं करूं तो राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन एमआरआई की सुविधा हमने दिया। रायपुर में जो आउटडेटेड हो पड़ी जो मशीनें हैं, 180 करोड़ की मशीनों का या तो खरीदी किया जा चुका है या टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ है। इस प्रकार से जो प्रदेश में संचालित जो हमारे टर्सरी केंद्र हैं उनको भी सुदृढ़ करने का हमने काम किया है। इसी प्रकार जब मैं इलाज में एक महत्वपूर्ण फैक्टर जांच प्रणाली की बात करूं तो हमारे जो लैब हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब तक बीमारी डायग्नोस नहीं होगा डॉक्टर दवाई कुछ भी लिखेगा असर नहीं करेगा। तो इसलिए लैबों का सुदृढ़ीकरण की दिशा में जो हमारा आईपीएचएल लैब्स हैं उसको एनक्वास के माध्यम से देश का पहला एनक्वास सर्टिफिकेट रायपुर के लैब को मिला है और दूसरा इनाम देश भर में भारत का पहला और दूसरा इनाम हमको मिला। दूसरा बलौदा बाजार के जो आईपीएचएल लैब है उसको जो है देश का दूसरा प्रमाण पत्र जो है मिला है। तो ये हमारे सर्टिफिकेट्स ये बताते हैं कि हम न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं बल्कि आम जनता तक स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पहुंचे इसके लिए सतत रूप से काम कर रहे हैं। हम आयुर्वेद की ओर भी बढ़े तो मैं कल ही बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 27 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको कायाकल्प इनाम जो भारत सरकार के ही मापदंड से तय होते हैं। तो वहीं खबर कोरबा से, जहां बाकी मोंगरा थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना में मोटरसाइकिल चोर चिराग शेख को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अपने 3 साथियों के साथ कोरबा से वाहन चोरी करने आया था। सूचना के अनुसार आरोपी रास्ता पूछने के बहाने रुका और ग्राम देवरी से होंडा साइड मोटरसाइकिल लेकर भागने लगा। वहीं पीड़ित युवक ने अपने रिश्तेदार की मदद से शुल्काखार मोड़ पर आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान चिराग शेख के पास से कुल 24 अन्य वाहनों की चाबियां और एक चाकू बरामद हुआ। वहीं बागी मोंगरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वाहन चोरी और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही की है। आरोपी रेलवे स्टेशन रोड संजय नगर थाना कोतवाली कोरबा का निवासी है। तो वहीं मुंगेली जिले के थाना जरहाग अंतर्गत ग्राम फरहादा में बहन से बातचीत में शक को लेकर विवाद में 19 वर्षीय युवक कोमल साहू की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। गंभीर रूप से घायल कोमल को जिला अस्पताल मुंगेली में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने पहले कोमल साहू के साथ मारपीट की और फिर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त बटनदार चाकू और साथ ही मोबाइल फोन और खून से सने कपड़े बरामद किए। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में मुंगेली पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्यवाही से क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की सक्रियता, आपको बता दें, सक्रियता पर स्पष्ट भी हुई है।
इसमें जो जरा गांव थाने के अंतर्गत फरहदा गांव का जो प्रार्थी है अर्जुन साहू, उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 2/2/26 को रात्रि में जब वो गांव के ही तालाब के पास घूम रहा था अपने दोस्त कोमल साहू के पास, तो गांव का ही एक जयपाल साहू है, वो आकर उनसे ये लड़ाई झगड़ा शुरू किया कि तुम मेरी बहन से बातचीत करते हो। इसी बीच में उसने हाथ मुक्का से मारपीट शुरू कर दी। साथ में ही उसका एक दोस्त था हितेश कश्यप, वो उसके पास एक बटनदार चाकू था जिससे उसने कोमल साहू और अर्जुन साहू दोनों के ऊपर चाकू से हमला किया, जिसमें कोमल साहू के पेट में भी चाकू लगा और इलाज के दौरान उसकी फिर मृत्यु हो गई। इस पर से जो जरागांव पुलिस द्वारा 103(1), 109 और 3(5) का अपराध पंजीबद्ध किया गया और बाद में जो बटनदार चाकू है उसकी जो जब्ती हुई है उसमें 2527 आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाई की गई है। आरोपी के ऊपर पूर्व में भी चाकूबाजी का जो है आरोप था पहले पूर्व में। तो वहीं अनंतनाग लाइवलीहुड कॉलेज के सामने 4 दिन पहले हुए सड़क दुर्घटना का प्रभाव फिर देखने को मिला। पहले दुर्घटना में एक ट्रक सड़क किनारे खड़े ट्रक को से टकरा गया था, जिससे ट्रक में के परखच्चे भी उड़ गए। वहीं दुर्भाग्यवश 4 दिन बीतने के बावजूद अनंतनाग पुलिस और प्रशासन ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को सड़क से हटाने या किसी प्रकार की चेतावनी स्टापर लगाने पर आपको बता दें कदम नहीं उठाया। इसी वजह से आज रात एक और ट्रक पीछे से टकरा गया, जिससे ट्रक के परखच्चे फिर से उड़ गए। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस लापरवाही पर नाराजगी जताई और कहा कि सड़क पर ऐसे खड़े वाहन अन्य वाहनों के लिए गंभीर खतरा बनते हैं। इस मामले में सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। तो वहीं सुकमा जिले के गोकुंडा पहाड़ पर नक्सलियों के टॉप कमांडर सीसी मेंबर रम्मा का 20 फीट ऊंचा स्मारक जवानों ने ध्वस्त कर दिया। वहीं गोकुंडा पहाड़ 4 दशकों तक नक्सलियों के कब्जे में था। सीआरपीएफ की आपको बता दें 74वीं बटालियन के कैंप लगने के बाद ये क्षेत्र नक्सलियों से आज़ाद हुआ। वहीं रम्मा में स्मारक को सीआरपीएफ की बटालियन और कोरबा 201 बटालियन की संयुक्त कार्यवाही में हटाया गया। वहीं रम्मा की मौत 2020 में हार्ट अटैक से हुई थी, जिसके बाद गोकुंडा में उनके सम्मान में ये 20 फीट ऊंचा स्मारक बनाया गया था। इस कार्यवाही के माध्यम से नक्सलियों के साथ साथ उनके स्मृतियों को भी ध्वस्त किया गया है। तो वहीं शक्ति जिले के ग्राम पंचायत ठठारी में सरपंच ऋषि बनाफर ने चुनाव जीतने के बाद अपने गांव में हर घर में सरपंच निवास लिखाकर अनोखा संदेश दिया। उनका कहना है कि पंचायत केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे गांव की जिम्मेदारी है। इस पहल से हर ग्रामीण खुद को पंचायत के विकास और समस्याओं के समाधान में जिम्मेदार समझेगा। ठठारी पंचायत शक्ति जिले की सबसे बड़ी पंचायत है, जिसमें 13,000 जनसंख्या और 7500 मतदाता और 2300 घर हैं। ग्रामीण इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं और इसे पंचायत के लिए प्रेरणा बताया जा रहा है। बीजापुर में चलाए जा रहे पूना मानगेम पुनर्वास में पुनर्जीवन अभियान के तहत 12 सक्रिय माओवादी हिस्सा का रास्ता छोड़कर समाज में मुख्यधारा में लौट आए। इन माओवादियों कैडरों ने 8 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं, जिनमें डीवीसीएम, एसीएम और पीपीसीएम और एल आपको बता दें पीएलजीए जैसे प्रमुख सदस्य थे। बस्तर आईजी, डीआईजी, सीआरपीएफ और एसपी की मौजूदगी में माओवादी AK-47, 2 SRR राइफल और कारतूस, मैगजीन 250, जिलेटिन और साथ ही स्किड 400 डेटोनेटर और गन पाउडर के साथ आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को कुल 94 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया। बीजापुर के चिन्नौगोलुर मुठभेड़ में डीवीसीएम उधम सिंह मारा गया है। वहीं आपको बता दें उसके हथियार भी बरामद किए गए। बस्तर आईजी ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह अभियान माओवादी हिंसा को रोकने और समाज में उनका पुनर्वास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जो पुनर्वासित हुए हैं उसमें कुल 46 लाख के माओवादी ने आज आत्मसमर्पण किया है और उसके अलावा 3 हथियार जिसमें एक AK-47 और 2 SLR लेकर आए हैं। इस प्रकार एक अच्छी बात है कि इन्होंने मुख्यधारा में जुड़ने का प्रयास किया। साथ ही साथ आज एक जो एनकाउंटर हुआ जिसमें जो एक कुख्यात माओवादी था उत्तम सिंह वो भी मारा गया है। तो हमारा स्पष्ट संदेश है कि जो मुख्यधारा में जुड़ना चाहते हैं वो मुख्यधारा में जुड़ जाएं। अगर नहीं जुड़ते हैं तो उनका नकारात्मक परिणाम जो आज की जो घटना हुई थी उस तरफ भुगतना पड़ सकता है। जो पड़ा आप सब लोग का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज के प्रेस ब्रीफिंग में मेरे साथ जिला के एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव साहब, DIG CRPF श्री VS नेगी साहब, कमांडेंट कोबरा CRPF का कमांडेंट साहब लोग और जिला पुलिस की वरिष्ठ अधिकारीगण, ये माननीय सभी साथी उपस्थित है। आप सबको विदित है विगत 2 वर्षों में भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप प्रभावी रूप से नक्सल विरोधी अभियान संचालित की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी संगठन का काफ़ी बड़ी झटका रहा। इस अवधि में बस्तर संभाग में 550 से अधिक माओवादी कैडर के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई है। इसमें CPM माओवादी संगठन के सरगना जनरल सेक्रेटरी बसवराजू हैं, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के सत्यनारायण रेड्डी, सुधाकर के रामचंद्र रेड्डी और सीमावर्ती गरियाबंद जिला में भी मोडम बालकृष्णा, चलपति और अन्य जो नक्सल प्रभावित प्रांतों में सेंट्रल कमेटी मेंबर्स गणेश के माडवी, हिडमा और झारखंड में अनलदा। इस प्रकार माओवादी संगठन का लगभग 12 CCM और पुलिस ब्यूरो लेवल का कैडर्स और उनके जनरल सेक्रेटरी का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा मुठभेड़ के पश्चात बरामद किए गए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में CPM माओवादी संगठन के जो सीनियर कैडर्स है, जिसमें पुलिस ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल हैं, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में रूपेश, सुजाता, चंद्रन्ना और अन्य जो DKSC लेवल कैडर्स में वेंकटेश, राजू सलाम, रणिता, राजवन मंडावी, इस प्रकार काफ़ी बड़ी संख्या में वो हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आए हैं। उन्हें भी शासन द्वारा स्वीकार किया गया, समाज भी उनका स्वागत किया और उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का अभी कार्रवाई जारी है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।